स्टार्ट किया जाए फिर, ठीक है। हम्म चलिए, तो सभी लोग आ गए हैं लाइव। ठीक है, आज डिजिटल बोर्ड पे क्लास किया जाएगा, ठीक। क्लियर, बहुत अच्छे। अभी देखिए क्या है ना, ओपनिंग हुआ नहीं है, और क्या है कि पहले एजुकेशन होता है, ओपनिंग तो होती रहेगी, हम लोग करते रहेंगे। एक्चुअली क्या है, मम्मी पापा आने वाले हैं तो ओपनिंग करेंगे फिर। और फिलहाल क्लास देखा जाए, और आज की जो क्लास सीएमएडी की होने जा रही है, करीब दो दो घंटे तो लग ही जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 10 हम देखें तो पूरा का पूरा आज खत्म कर देंगे, द एंड। ठीक, उसमें जितने टॉपिक हैं, चाहे वह टैक्स पे हो, चाहे वह बिजनेस पे हो, पूरा एंटरप्रेन्योरशिप द एंड कर देंगे आज। चाहे 1.5 घंटे लग जाए या 2 घंटे लग जाए, इसीलिए जो है तो क्लासेस, देखिए चैट क्या है ना, अभी सारा सिस्टम क्या है ना, उतना अच्छा सेटअप नहीं हो पाया है सब, मतलब सब तो ऐसे देखे तो सेटअप हो चुका है, मैं दिखा दूंगा वीडियो बनाकर, लेकिन बहुत सारी चीजें अभी सब बिखरी पड़ी हैं, सब सेट करना है। तो क्लास जरूरी है, इसलिए जो है हम स्टार्ट किए हैं। और आई होप सारी चीजें आवाज वगैरह क्लियर है, ठीक। बहुत अच्छा लग रहा है सर जी, लुक चेंज हो गया है। अच्छा, ठीक ठीक। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं, देरी न करती हो। अच्छा, ये थोड़ा बता दिए, हैंड रेज आप लोग को दिख रहा है या नहीं, क्योंकि मैंने इसमें भी कुछ मॉडिफिकेशन करवाए हैं आपके एप्लीकेशन में, ठीक है। हैंडरेज है, अभी लग रहा है कि वो कुछ चेंज नहीं हुआ, ठीक है। चलिए, तो हाँ दिख रहा है, कोई बात नहीं। थोड़ा डाटा भी थोड़ा ज्यादा लगेगा, तो फटाफट क्लास कर लेते हैं। और क्लासेस आपकी जो है ना, मैं रिकॉर्ड पे भी लगा दिया, देखिए अभी हमारी टेबल यहाँ पे नहीं सेट है, इसलिए जो है थोड़ा सा मैं अपना डेस्कटॉप यहीं पर नीचे रख दिया हूँ, ठीक है। तो चलिए, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है अपना जो है जो सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, उस पर बात करते हैं। देखिए अभी हमें हमें इसको चलाने जो है नहीं सिखाया गया है, हम फिर भी अपनी पूरी कोशिश करके और इसको सोचेंगे कि हाँ चलाएं, ठीक है। चलिए, तो ये जो है हमारा पीडीएफ कुछ बुक से भी लेकर आए हैं, कुछ कंटेंट नेट से भी ढूंढ कर लाए हैं, क्योंकि काफी बुक में नहीं है, जो अगर देखें एंटरप्रेन्योरशिप पर, और कुछ जो है नोट्स भी कुछ डाल के रखे हैं। तो दिख रहा है, विजिबल है कि नहीं, सब लोग बताइए, स्पष्ट स्पष्ट बताइएगा, विजिबल है कि नहीं, ठीक है। विजिबल है कि नहीं बताइएगा स्पष्ट। आ गया, चलिए। दिख रहा है सर, ओके। चलिए, तो यहां पर देखते हैं चैप्टर नंबर 10। 10 में जो है अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, कि ये चैप्टर नंबर 10 हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये क्यों पढ़ रहे हैं, मेन हमारा क्या पढ़ने का उद्देश्य, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ठीक है। अब ये जो एंटरप्रेन्योरशिप हम लोग पढ़ रहे हैं, उद्यमियता क्या बोलते हैं इसको, उद्यमियता बोलते हैं, ठीक है, उद्यमियता। तो याद रखिएगा क्या है ये, उद्यमियता, इसको हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट। तो उद्यमिता है क्या, पहले इसको समझते हैं। उद्यमिता समझने से पहले हम लोग जो है उद्यमी समझेंगे, उद्यम समझेंगे, और उद्यमिता उसके बाद समझेंगे, क्योंकि उद्यमिता जो है आपका एंटरप्रेन्योरशिप जो है, वो एंटरप्रेन्योर उद्यमी और इंटरप्राइजेस उद्यम, इससे जो है मिलकर दोनों तब जाकर उद्यमिता आपका ये बनता है। तो दोनों के बीच का रिलेशन ही क्या होता है, उद्यमिता होता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या समझना पड़ेगा, उद्यमी मतलब इंटर एंटरप्रेन्योर हमको समझना पड़ेगा क्या होता है। तो जैसे ये आप सब भी बनोगे, काफी लोग जितने अगर पढ़ रहे हो उसमें से कुछ काफी लोग जो है ये उद्यमी ही बनेंगे एक तरह से अगर देखें, ठीक है। और ये जो उद्यम क्या है, उद्यम जो आप चलाओगे, ठीक, उद्यम आप जो चलाओगे वही है। जैसे अभी क्या है, एक तरह से देखिए कि हम तो एजुकेशन पर्पज में गए हैं, मतलब एजुकेशन दे रहे हैं, एक तरह से क्या है, हम क्या है, एक तरह से उद्यमी हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। लेकिन हमारा जो ये बीके एजुकेशन जो चल रहा है, ये क्या है, एक तरह का यह उद्यम है, इंटरप्राइजेस है, ठीक। तो आप लोगों ने देखा होगा, काफी लोग शॉप खोले रहते हैं, वहां पर भी लिखे रहते हैं, क्या लिखे रहते हैं, कि जो है लिखे रहते हैं तन्मय इंटरप्राइजेस, कुशवाहा इंटरप्राइजेस, इस तरह से बहुत सारे लिखे रहते हैं ना।
तो ये जो है इंटरप्राइजेस का ही मतलब यह है कि उद्यम, जो कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं या उद्योग कर रहे हैं वो। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक इजी तीनों की, इसलिए मैंने एक लाइन में लिख रखा है ताकि डिफरेंस समझ में आ जाए। ज्यादातर लोगों को डिफरेंस नहीं समझ में आता है, ठीक, ये सारी चीजें प्रॉब्लम होती है। क्लियर? स्क्रीन पूरा नहीं आ रहा है, क्यों दिखाई नहीं दे रहा है पूरा स्क्रीन? पूरी स्क्रीन है, यहीं तक है, ठीक है, जूम नहीं ज्यादा है, पूरा क्लियर ओके है, ठीक। आप अपना दिमाग क्या लगाइए, आप सही दिख रहा है, ये अक्षर को ध्यान दीजिए कि अक्षर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अभी कुछ चीजें इसमें विजिबिलिटी अगर मेंटेन करना है कैमरे में, वो जल्द ही करवा देंगे, ठीक है। देखिए अभी सारा चीज नया है। अब यहाँ पर देखिए एंटरप्रेन्योर, उद्यमी क्या है? उद्यमी जो भी व्यक्ति लगन और एवं साहस के साथ कड़ी मेहनत करके कोई नया उद्योग धंधा चलाता है, उद्यमी कहलाता है। उद्यमी क्या होता है? कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह व्यक्ति हो, अगर देखे तो भाई नॉर्मल, चाहे वह छोटे जगहों से बिलोंग करके आए हो, चाहे बड़े जगहों से बिलोंग करके आया हो, चाहे वो पढ़ाई किया हो नहीं किया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर एजुकेशन से कोई मतलब नहीं, पढ़ा लिखा भी बिजनेस कर लेता है और अनपढ़ा भी बिजनेस कर लेता है, ठीक। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो लगन और अपनी साहस के साथ क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और मेहनत करके कोई एक नया उद्योग खड़ा कर रहा है, तो वही आपका क्या है, उद्यमी होता है। उद्यमी क्या होता है? जैसे हमने क्या किया है अभी तक, पूरा जो है इसको आप लोग के साथ, मतलब इतना ज्यादा आप लोग को मैंने पढ़ाया, उसके बाद अभी भी क्लासेस चल रही है। हमारा पूरी कोशिश है कि एग्जाम तक हर एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर दें। तो हम क्या हुए, एक तरह से उद्यमी हुए, ठीक। अगर हम कोई कंपनी चलाते, बिस्किट की कंपनी चलाते, कुछ भी चलाते, तो उद्यमी होते। लेकिन जो हमारा ये बिजनेस चल रहा है, ये क्या है? ये इंटरप्राइज है, मतलब उद्यम है। व्यवसाय, उद्योग एवं व्यापार का उद्यम कहलाता है, ठीक है। तो व्यवसाय हुआ, उद्योग हुआ या व्यापार, ये क्या है? उद्यम कहलाता है। अब रही बात कि हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप अगर समझने की बात करें, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? उद्यम के लिए उद्यमी का लगाव या संबंध उद्यमिता कहलाता है। उद्यमिता क्या है? कि जो हमारा उद्यम है, जो इंटरप्राइजेज है, वो इंटरप्राइजेज के लिए जो हमारा उद्यमी है, ये इंटरप्रेन्योर है, इसका लगन और संबंध जो अगर इसका इंटरप्राइजेज से होगा, तो वही एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। अब इसको डेवलप करना कैसे है, इसको कैसे आगे बढ़ाना है, इसके क्या बेनिफिट है, तो जितना डेवलप करोगे उतना ही ज्यादा बिजनेस क्या होगा, आगे बढ़ेगा। किसको डेवलप करोगे? एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करोगे, ठीक। मतलब उद्यमिता को डेवलप करोगे तो आपका क्या होगा, बिजनेस ज्यादा से ज्यादा डेवलप करेगा और बढ़ेगा। और वो कैसे पॉसिबल होगा? जब उद्यमी क्या करेगा, अपने इंटरप्राइजेस को क्या करेगा, उद्यम को बढ़ाएगा। तो एक दूसरे से संबंधित है, ये संबंध है इनका, और वही आपका जो संबंध होता है वही उद्यमिता कहलाता है। क्लियर हुआ कि नहीं बताइए? क्लियर हुआ कि नहीं? आपको ये तीनों चीजें क्लियर हुई? बताइए। बहुत बातें कर रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग। चलिए, हाँ, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका जो है टॉपिक, वो है, एक मिनट, नेक्स्ट आपका देखते हैं, ठीक है। बेनिफिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, बेनिफिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इसको समझते हैं कि ये क्या है। देखिए बेनिफिट अगर हम बात करें कि इसके फायदे क्या हैं, बेनिफिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, अगर हम लोग डेवलपमेंट करते हैं, इसका क्या करते हैं, विकास करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को, तो इसका क्या फायदे क्या क्या होंगे? तो कई सेक्टर में फायदे होते हैं, अलग अलग तरीके से फायदे होते हैं, तो उसकी हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये ढेर सारा कहानी लिखा है, इस कहानी को हम नहीं पढ़ने जा रहे हैं, ये आपके लिए हम दे रखे हैं नोट में, ठीक। तो ये सारी चीजें ताकि आप लोग पढ़ो। चलिए, तो हम यहाँ पर देखते हैं, बेनिफिट मेन देख लेते हैं कि कौन सी और बेनिफिट होंगी, ठीक है, कौन सी और बेनिफिट होंगी। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, ये है आपका व्यक्तिगत, तो यहाँ पर जो बेनिफिट है मेन, ये इसको देखिए ध्यान से। जो हमारा बेनिफिट है, उद्यमिता विकास से उद्यमी समाज देश को अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। तो अनेक 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 क्षेत्र में अलग अलग जो है लाभ सबको प्राप्त होंगे इससे। अब कहेंगे सर कौन कौन से? सबसे पहले हम बात करते हैं ए पॉइंट, पर्सनल, व्यक्तिगत लाभ या पर्सनल बेनिफिट। कहेंगे सर पर्सनल बेनिफिट कैसे होगा इसका? देखिए पर्सनल बेनिफिट के लिए अगर हम बात करें, तो जैसे कि शिक्षित एवं प्रशिक्षित परंतु बेरोजगार युवकों को स्वतः रोजगार के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। अब मान लीजिए आप ही देखो, सपोज दैट कि आपके घरों के आसपास या गांव के आसपास
कोई क्या करे, इंटरप्राइज लगाए या उद्यम लगाए, ठीक, कोई फैक्ट्री खुल गई। अब आप पढ़े भी हो, कुछ आपके आसपास के लोग हैं अनपढ़े हैं, शिक्षित नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पर उनको कहीं ना कहीं से जॉब लग जाती है और रोजगार मिल जाता है। तो एक तरह से क्या हुआ, फायदा ही हुआ। ये पहला पॉइंट अगर देखें तो फायदा ही हुआ आपका। ठीक, उसके बाद अगर बात करते हैं दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखिए, तो युवकों की सरकार तथा सरकारी नौकरी पर निर्भरता कम होती है। ठीक है, तो अगर बात करें जो युवक हैं, भाई जाहिर सी बात है, अभी आप ही हो तो 2-4 साल जॉब करो, मतलब तैयारी करो, उसके बाद भरोसा हट जाएगा आपका सरकारी नौकरी पर। तो निर्भरता जब कम हो जाएगी तो आप कहाँ जाओगे, आप उद्यम में ही जाओगे। ठीक है, क्या करोगे, आप उद्यम में ही जाओगे। आगे बात करते हैं तीसरे पॉइंट पर, पढ़ा लिखा युवक स्वावलंबी बन जाता है और उसके रहन सहन के स्तर भी सुधार आ जाते हैं। तो जो पढ़ा लिखा है वो गांव में बैठा है, उसका रहन सहन उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन क्या है ना कि जब ये उद्यम आगे आता है और उद्यमी भाई लोग गांव वगैरह में फैक्ट्री वगैरह लगती है, जब जॉब करने लगता है प्राइवेट कंपनियों में, उसका उसी के अकॉर्डिंग रहन सहन सब चीज बदल जाता है। ठीक, ये भी इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। चौथे पॉइंट पर अगर बात करते हैं, नागरिकों की योग्यता या अनुभव में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, तो उनकी क्या है कि जो नागरिक वगैरह हैं उनकी योग्यता भी क्या करेंगे वो लोग, जब उनको पता है कि यहाँ पर इंटर पास या डिप्लोमा होल्डर ही रखा जाएगा, तो उसी हिसाब से वो लोग ज्ञान भी अर्जित करेंगे। नहीं तो पढ़ाई नहीं करेंगे, कहेंगे नौकरी नहीं करना तो पढ़ाई क्या करें। ठीक है, तो जैसे क्या होता है इन सब चीजों में उनका अनुभव भी बढ़ेगा, लोग घरों में रहेंगे, वो बताएंगे कि भाई हाँ ठीक है, पढ़ाई लिखाई कर लो तो तुम्हारी यहाँ जॉब लग सकती है, तो वो लोग भी वहां के लोग पढ़ाई भी कर सकते हैं। पांचवें पॉइंट पर अगर बात करते हैं, लोगों के विशेष तौर पर शिक्षित युवकों में सभ्य शिष्ट विनम्र संस्कृति तथा सुसंस्कृत तथा जिम्मेदार नागरिक बनने की इच्छा जागती है। और वैसे अगर देखो जो जॉब नहीं करता है या कुछ करता नहीं है ना, तो उनसे कभी आप वार्तालाप करके देखिए तो ऐसे करेंगे, हाँ हाँ ठीक है ये वो, मतलब बात करने का जो है कुछ एक तरीका होता है। अगर आप एक डीएम या एसडीएम से बात करिए जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, उनका बात करने का हमेशा विनम्र भाव से बात करते हैं। आप एक वैसे गांव वाले किसी से बात करिए जो ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो, तो थोड़ा सा विनम्र ना होकर काफी तेजी से आवाज में बात करेगा, बात करने का तरीका ही थोड़ा सा अलग रहेगा। ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जितने लोग देखिए पढ़े लिखे होंगे या नॉलेजेबल होते हैं या फिर काफी जो है फील्ड में गए होते हैं, तो उनको हर एक चीज का नॉलेज होता है। जब भी आप उनसे बात करेंगे ना, तो वो हमेशा क्या करेंगे, विनम्र भाव से बात करेंगे और थोड़ा सा जिम्मेदारी भी उनके अंदर आ जाती है। ठीक, तो ये क्या है कि थोड़ा सा इनके अंदर नागरिक इच्छा जागृत होती है और ये लोग जो है थोड़ा सा जिम्मेदार भी हो जाते हैं। शिक्षा काल में पनपे आदर्श अब स्वावलंबी होने पर भी सुदृढ़ होते हैं। तो ये सब पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। कभी भी जैसे क्वेश्चंस दे देता क्या बेनिफिट है, बेनिफिट इसके नहीं है, ऐसा कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ठीक, और नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, छठवें पॉइंट पर, तो लोगों की रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ती है। कुछ अगर इंटरेस्टिंग वर्क है तो उसमें भी काफी रुचि बढ़ेगी उनकी, और इससे नागरिकों का नैतिक स्तर भी क्या होगा, थोड़ा सा ऊंचा होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट बेनिफिट है वो सोसाइटी के लिए है। क्या है, सोसाइटी के लिए है। तो यहाँ पर देखिए जो सोसाइटी के लिए बेनिफिट की अगर बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि समाज में क्या इसका लाभ पड़ेगा। अभी तो पर्सनल हम लोगों ने देखा, लेकिन समाज पे अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि समाज पर इसका क्या लाभ होगा। ठीक है, बी पॉइंट आपका है दूसरा पॉइंट। तो यहां पर देखिए समाज को लाभ, बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। तो पहला पॉइंट अगर बात करते हैं, लोगों की अनेक आवश्यकताएं देश में उत्पादित माल से ही पूरी हो जाती हैं। ठीक है, तो इससे सबसे बड़ी फायदा यह होगा कि देखिए अब मान लीजिए सपोज दैट समाज को क्या फायदा हो रहा है, अगर आपका गन्ना फैक्ट्री जगह जगह पर लग रहा है तो उससे चीनी बन रही है, और जब चीनी बन रही है, शुगर बन रहा है, तो आपके भी देश में पूरा वो क्या होगा, जितनी आवश्यकता है उनको पूरी की जा सकेंगी। अगर चीनी फैक्ट्री ना रहे, चीनी मिल ना रहे और लोग गन्ना नहीं बोएंगे, तो कैसे फिर बाहर से गन्ना मंगवाना पड़ेगा। तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जैसे कोई भी इसी तरह चीनी ही नहीं और भी आवश्यकताएं हो सकती हैं, तो वह देश में ही उत्पादित माल से ही पूरी हो जाती है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट इसका यह है। और आगे अगर बात करते हैं कि यहाँ पर दूसरा पॉइंट पर समाज से बेरोजगारी दूर हो जाती है। तो सबसे बड़ी बेनिफिट तो आजकल देखें तो ये तो है नहीं, लेकिन हो जाती है। क्यों, क्योंकि इस समय इतना बेरोजगारी बढ़ गया है कि अगर आप देखिए तो मतलब चारों तरफ पहले एक तो वैकेंसी आ नहीं रही है, अगर आ भी रही है तो वो पूर्ण होने मतलब क्लियर नहीं हो रही है।
ठीक। और प्राइवेट की अगर बात ही करो तो उनका भी हाल बेहाल है कि क्या करें क्या ना करें। अब आगे देखिए तीसरे पॉइंट पर अगर बात करते हैं, उद्यमियों को अन्य प्रदेश देशों की यात्रा के अवसर मिलते हैं, उद्योग के हित में नए नए व्यक्तियों से संपर्क होता है। अब सबसे बड़ा बेनिफिट यह भी है, देखिए अपने यहाँ जो नए नए व्यक्तियों से लोग फैक्ट्रियों में मिलते हैं तो घर की बातें, यहाँ की बातें, वहां की बातें करते हैं। लेकिन जो है अगर देखिए जापान वगैरह में ना, तो वहां पर जब भी व्यवसाय में जाते लोग तो क्या करते हैं ना, आपस में जब भी मिलते हैं, जैसे लंच हुआ, कुछ भी बीच बीच में मिलते हैं, ठीक है, टी ऊपर जैसे मिलते हैं, चाय वगैरह पीने पे बैठते हैं, तो वहां पर जब भी मिलते हैं तो उनमें क्या होता है कि आपस में फैक्ट्री से रिलेटेड बातें, कुछ अच्छी जानकारी की बातें जो है आपस में करते हैं। तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा डेवलपमेंट, काफी विकास होता है और लोगों को जानकारी भी इससे मिलती है। लेकिन अपना इंडिया क्या है, लोग बैठेंगे तो फलाने के बाद ढकाने के बाद ये ज्यादा करते हैं, ठीक। तो इससे यहाँ पर उतना तो इन लोग को बेनिफिट नहीं होता है। लेकिन ये पॉइंट जो लिखा गया अगर स्पेशली देखें तो जैसे अदर देश में, कंट्री में अगर किया जाता है उसी तरह अगर यहाँ पर भी करें तो उससे फायदा होगा, ठीक है। तो नए नए व्यक्तियों से संपर्क होता है और अन्य लोगों को समझने का मौका मिलता है और लोगों में देश प्रेम और भ्रांति भाव उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ऐसा जो है देश प्रेम भी रहेगा, लोगों से मिलना मिलना जुलना भी रहेगा। तो ये फैक्ट्री वगैरह से भी ये फायदे होते हैं। सोशल बेनिफिट्स की बात हो रही है यहाँ पर। समाज में श्रम करने वाले उद्यमी लोग की संख्या बढ़ती है, इससे समाज के सभी वर्गों का कल्याण होता है, ठीक है। तो जो हमारा अगर बात करें जो मेहनत करते हैं इसकी जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। अगर देखिए 10 लोग अगर काम नहीं करेगा तो वो भी सोचेगा कि अरे क्या काम करें यार, फैक्ट्री तो लगी नहीं है, कुछ काम तो हो नहीं रहा। लेकिन अगर 4 करने जाएगा ना तो और उससे प्रेरित होकर, उसको देखकर लोग प्रेरित होकर और भी काम करेंगे। आगे अगर बात करें 5वें पॉइंट पर, लोगों का सामाजिक स्तर ऊंचा, सॉरी सामाजिक स्तर ऊपर उठता है। तो जो उनका थोड़ा सा अगर देखें सामाजिक स्तर है तो वो ऊपर उठता रहता है, ठीक है। सर एमसीक्यू भी इसी पे चलेगा, हाँ देखते हैं, ठीक। जी जी, ओपनिंग 12 तारीख को होगा, 12 जुलाई को ही दिन में, उसी दिन मम्मी पापा को बुलाए हैं। अब बारिश नहीं हुई तो आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, बाकी तब तक 1-2 दिन क्लास चलेगी। अब यहां पर आगे देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहां पर देखिए एक बेनिफिट और बचा है, एक बेनिफिट और बचा है, इसको भी देख लीजिए जरा। एक तो हो गया पर्सनल, एक तो हो गया सोशल, और तीसरा क्या बेनिफिट होगा, ये अपने देश को बेनिफिट होगा। अब देश को तो मैंने उसी में था, बट सोशल में ही था, उसमें भी था, और पर्सनल तो सभी देश में, लेकिन एक स्पेशल कंट्री की बात कर लेते हैं अगर बेनिफिट पर। तो यहां पर देखिए जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट है उद्यमिता विकास से लघु उद्योग जैसे कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिलता है। इससे सामान्य लोग तथा देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाती है। कहेंगे सर लघु उद्योग में क्या होगा, स्मॉल, ये क्या है, स्मॉल आपका क्या है, एक तरह से अगर बात करें, ठीक है, ये क्या है, स्मॉल इंटरप्राइजेस, ठीक, एमएसएमई सुने होंगे, और स्मॉल इंटरप्राइजेस, ठीक है, एमएसएमई सुने होंगे आप सभी लोग। इसमें बीके एजुकेशन भी रजिस्टर्ड है स्मॉल इंटरप्राइजेस में, ठीक, मैंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है इसका, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे अभी आप लोग पेमेंट कर रहे हो, ठीक, उसमें टैक्सेस वगैरह भी कटते हैं, तो उसमें दिखाना पड़ता है कि आप क्या मतलब बिजनेस क्या है। तो एजुकेशन भी एक बिजनेस में ही आता है, एक तरह से अगर देखें, होना तो नहीं चाहिए लेकिन आता है इस पर। तो वहां पर रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ ना कुछ करवाना पड़ता है आपको। तो मैं जो है अभी स्मॉल इंटरप्राइजेस में करवा रखा हूँ, ठीक है, ताकि जो है कभी भी कोई अगर कुछ बात होती है तो ये होगा कि हाँ स्मॉल इंटरप्राइजेस में रजिस्टर्ड है बीके एजुकेशन, ठीक, ताकि एजुकेशन के पर्पज से। तो इसी तरह से आप इसमें और भी इस्तेमाल आ जाते हैं, जैसे आप ही हैं, आप ही कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हो, ठीक है, कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करने जाते हो, तो आप वहां पर रजिस्ट्रेशन करवा के, और इसमें कोई चार्जेस नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक। तो यहां से स्टार्ट कर सकते। ये कुटीर उद्योग का मतलब यही है कि जो छोटे छोटे बिजनेस व्यवसाय वगैरह गांव में करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग देखिए तो एक तरह से ऊन वगैरह, ऊन का क्या बिनते हैं, चटाई उटाई बिनते हैं, बहुत सारे लोग लकड़ी का कुछ न कुछ बनाते रहते हैं, जिसके यहाँ जो मतलब जैसे जिलों में जो एक एक जिला एक उत्पाद वाला सुने होंगे, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक। तो ये कुछ इसी से रिलेटेड है, कुटीर उद्योग से ही रिलेटेड है, ठीक, सेम वही है। तो उसको बढ़ावा मिलता है इससे। ये देश को सबसे बड़ा फायदा है कि जहां पर जैसे मान लीजिए गोरखपुर में कुछ और काम, मतलब अलग अलग जगह पर जितना, जैसे इलाहाबाद में आम वगैरह है, एक आम वगैरह, सॉरी अमरूद वगैरह ज्यादा होता है,
तो इस सब का क्या है, बढ़ावा थोड़ा सा मिलेगा इस पर व्यापार करने का। ठीक, तो ये जो है थोड़ा सा सुदृढ़ हो जाता है, इसकी स्थिति काफी अच्छी हो जाती है अगर इसको बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, इसके फायदे भी आपको मिलेंगे। इसकी नेक्स्ट बात करें, देश में पुराने बाजारों का विस्तार होता है और नए बाजार स्थापित होते हैं। जो पुराने पुराने बाजार लगते थे उसका भी थोड़ा सा विकास होगा और नए बाजार अलग से लगेंगे जहां पर नहीं लगते थे। बाजार प्रतियोगिता बढ़ती है। अब आपस में देखिए क्या होते हैं, जब बाजार लगता है ना तो वहां पर एक दूसरे के लिए मतलब कंपटीशन होता है। ठीक है, कि क्या हम हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, वो कहेगा हमारा प्रोडक्ट अच्छा है। इससे थोड़ा सा देखें तो प्रतियोगिता जब बढ़ेगी तो लोग थोड़ा सा और मोटिवेट होंगे और अच्छा वर्क करेंगे, ठीक है, अपने व्यवसाय पर, जिससे वस्तुओं के मूल्य में कमी आती है और थोड़ा सा उसका प्रोडक्ट जो है उसका दाम भी घट जाता है, जिससे और लोग अच्छे से खरीदी भी कर सकते हैं। आगे अगर बात करें तीसरा पॉइंट, तो विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। ठीक है, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति कैसे होगी, जैसे अगर आप देखिए अभी भी तमाम जगहों पर ये छोटे जो कुटीर उद्योग की बात है, ये ज्यादातर अभी भी नेपाल और यहाँ पर आप देखिए बिहार नेपाल के बॉर्डर पे भी होता है, और इधर कुशीनगर यूपी के अगर नेपाल के इधर बॉर्डर पे हुई, तो जहां पर बॉर्डर है अलग देश से, तो वहां से भी कुछ विदेशी मुद्राएं वगैरह की प्राप्ति हो जाती है। ठीक, लोग खरीदने आते हैं, खरीदते हैं कुछ सामान वगैरह, बहुत सारी चीजें इस तरह से सेल होता है। और जगह जगह पर नहीं देखते हो, दिल्ली वगैरह में भी तमाम फॉरेनर कुछ प्रोडक्ट वगैरह लगते रहते हैं। पूंजी का विकेंद्रीकरण होता है जिससे सभी वर्गों का आर्थिक दशा सुधरती है। ठीक है, आगे बात देखिए, पूंजी का विकेंद्रीकरण क्या है, टैक्स वगैरह भी इन पर जो कुछ लगेगा खर्चे वो क्या है, गवर्नमेंट में जाएगा, तो उससे क्या होगा, जो हमारा आर्थिक स्थिति है, वो आर्थिक स्थिति तो आपके देश की भी सुधरेगी, प्लस जो हमारे देश में जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनकी भी आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी। जैसे आप ही घर में आपके मम्मी पापा कुछ बिजनेस करें तो उनकी भी क्या है, आपके घर की आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी इससे। ठीक है, विदेशों में देश की साख सुदृढ़ होती है, तो भैया भारत का नाम ही होगा कि हाँ बहुत अच्छा प्रोडक्ट ये छोटे छोटे बना रहे हैं, इससे ज्यादा तो चाइना बना दे रहा है। आगे बात करते हैं, खेती बाड़ी की भांति उद्यमिता से देश का स्वार्गीण विकास होता है। ठीक है, तो जैसे खेती बाड़ी हो रही है ज्यादा आजकल, उससे विकास हो रहा है, उसी तरह से इस पॉइंट पर बात करें तो इस पर भी विकास होगा। ठीक है, स्वर्णिम विकास होगा। बात समझ में आया, बेनिफिट। ठीक है, सर जी आप आज पहले से भी ज्यादा डेटा कर रहे हैं, वॉइस और वीडियो एक साथ नहीं आ रहा है क्या, वीडियो बाद में आ रहा है, वॉइस बाद कुछ लोग कह रहे हैं सही है, कुछ लोग कह रहे हैं सर। बताइए। चलिए, डेटा ज्यादा लग रहा है, हम इसको आज ही ये ऐप को चेंज करवा देंगे। ठीक है, परेशान मत होइए, इस पे क्लास चलाएंगे। ठीक है, भले अभी जितना चल जाए आप लोग डाटा उतना चला देते हैं, और अभी वीडियो और रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे। ठीक, सभी लोग देख लीजिएगा। और ये जो डेटा वाला है ना, इसको हम सही करवा देते हैं, बोले थे आज हम उनको, पता नहीं लग रहा है ध्यान नहीं दिए वो लोग। ठीक है, हम उसको बोले थे कम करवाने के लिए, पुराना वाला ही फिर लागू करवा देते हैं, क्योंकि उस पे पीडीएफ से पढ़ाना नहीं है, अब तो डिजिटल बोर्ड कैमरे से ही पढ़ाना है। तो वो जो पुराना वाला था उससे हो जाएगा, तो आप सबके में अच्छे चलेगा। ठीक है, वो पीडीएफ की वजह से चेंज किया गया था, तो परेशान मत होइए। चलिए, तो जितना है आज कर लीजिए, बाकी मत करिएगा, अभी वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो कर लीजिएगा, बाकी जितने लोग के पास डाटा उतना लोग करें, परेशान मत होइए। आगे देखिए, वाइड क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर। ठीक है, उद्यमियों का क्या है, क्लासिफिकेशन है। चलिए, तो देखिए क्लास तो खत्म करेंगे ही, चाहे रिकॉर्डिंग पे तो ऑटोमेटिक ऑन ही है। ठीक है, हर हाल में इसको खत्म करना है। रात में मॉक चलेगा 10 बजे, 10 बजे 10 PM पे मॉक चलेगा यूट्यूब पर। और आज जो मॉक चलेगा ना,
उसमें कंप्रेशन मेंबर का खत्म करेंगे, स्टील कंप्रेशन मेंबर, ठीक है, स्टील कंप्रेशन मेंबर। अभी क्वेश्चन तो बनाया नहीं है, ये क्लास खत्म करने के बाद क्वेश्चन बनाएंगे बैठ के। चलिए अब यहां पर देखते हैं उद्यमियों का विस्तृत वर्गीकरण, वाइड क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, सभी उद्यमियों को निम्नलिखित वर्गों में रखा जा सकता है। अब देखिए कौन कौन उद्यमी होते हैं, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, ठीक है, अभी देखिए हम मेथड भी नहीं लगा है तो इसलिए जो है चलने की आवाज भी खरखरा आ रही है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा अभी बहुत सारी चीजें काम है। अब यहां पर देखिए पहला अगर पॉइंट बात करें तो लिंग भेद के अनुसार, लिंग भेद के अनुसार अगर बात करें तो आपका पुरुष और स्त्री, ठीक है, पुरुष और स्त्री। अब आप करोगे बिजनेस तो आप पुरुष हो जाओगे, आपकी वाइफ या आप कोई इसमें गर्ल्स होगा तो वो करेगा, वो स्त्री उद्यमी हो जाएगा, ठीक है, ठीक समझ गए। तो क्या है लिंग भेद के अनुसार, तो यहाँ पर एक जेंट्स और लेडीज, क्लियर, पुरुष और स्त्री उद्यमी। दूसरा शिक्षा के अनुसार अगर बात करें, शिक्षा के अनुसार एजुकेशन के आधार पर तो एक शिक्षित उद्यमी, एक अशिक्षित उद्यमी, क्लियर, शिक्षित उद्यमी, अशिक्षित उद्यमी। नेक्स्ट अगर देखें शिक्षा की प्रकृति के अनुसार अगर बात करें, तकनीकी उद्यमी में शिक्षा की प्रकृति, देखिए एजुकेशन तो कई तरीके से लोग लेते हैं, जैसे आप लोग जो एजुकेशन ले रहे हैं वो टेक्निकली है, अगर आपके भाई कोई होंगे जो टेक्निकल चीजें ना पढ़ रहे होंगे, बीए बीएससी कर रहे होंगे तो नॉन टेक्निकल है, ठीक है, कुछ लोग डिप्लोमा किए, कुछ लोग डिग्री धारी किए हैं। तो अगर अब हम देखते हैं यहाँ पर आप कौन से इंजीनियर बनोगे, आप कौन से बनोगे, तो यहाँ पर देखिए, हाँ आप कौन से बनोगे, तो आप डिप्लोमा धारी बनोगे, क्या बनोगे, तकनीकी उद्यमी में, तकनीकी उद्यमी में आप डिप्लोमा धारी उद्यमी बनोगे, ठीक, और हम जो बनेंगे हम डिग्री धारी बनेंगे, ठीक है, आप डिप्लोमा धारी बनोगे, हम डिग्री धारी बनेंगे, और ट्रेड सर्टिफिकेट जो आईटीआई होते हैं। अब यहां पर ऐसे देख लो, ये बीटेक वाले हो गए, ये क्या है बीटेक वाले हो गए, ये डिप्लोमा वाले हो गए, ये डिप्लोमा वाले हो गए, और ये आईटीआई वाले हो गए, आईटीआई, ठीक, आईटीआई डिप्लोमा बीटेक, क्लियर, एमटेक वाले तो मास्टर में चले जाते हैं। अब यहां पर बात करते गैर तकनीकी, ठीक है, गैर तकनीकी, चलिए गैर तकनीकी में देख लीजिए, तो गैर तकनीकी में यहां पर देखिए स्नातक उद्यमी और गैर स्नातक उद्यमी, गैर तकनीकी में, ठीक, स्नातक जो हमारा ग्रेजुएशन वगैरह कर लेते हैं बीए बीएससी, और जो बीए बीएससी नहीं कर पाते हैं वो, तो गैर तकनीकी में, क्लियर। इस तरह से अगर पूछेगा उससे ज्यादा नहीं, कुछ लोग और कुछ लिखा रहेगा ना स्नातक, वो मत करना, टिक मार, याद रख लो ये सब। क्षेत्र के आधार पर अगर बात करें शहरी और ग्रामीण, जो ग्राम में उद्योग करता है ग्रामीण, जो शहर में करेगा शहरी उद्योग उद्यमी कहलाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ये चार हो गया क्षेत्र के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर ये हो गया, और नेक्स्ट देख लीजिए जरा सा, एक और है, ये रहा पांचवा अगर बात करें, चलिए यहां पर देखिए जाति वर्ग के अनुसार, सामान्य जाति उद्यमी, पिछड़ी जाति उद्यमी, अनुसूचित जाति उद्यमी, ठीक है। अब जाति वर्ग के ये तो भाई जाहिर सी बात है इंडिया है, तो यहाँ पर जाति वर्ग तो होगा ही होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अगर जाति वर्ग की बात करें तो सामान्य जो जनरल होते हैं, जनरल होते हैं, ओबीसी हो गए, और अनुसूचित में एससी एसटी हो गए, ठीक, एससी एसटी हो गए उद्यमी। अब यहां पर देखेंगे विकलांगता के अनुसार, तो विकलांग उद्यमी, अविकलांग उद्यमी। रोजगार के अनुसार, अब कहेंगे सर रोजगार के अनुसार भी होगा, हाँ भाई काहे लिए नहीं होगा, ये तो इंडिया में चल रहा है। अगर रोजगार के अनुसार बात करें तो रोजगार उद्यमी, कहेंगे सर रोजगार उद्यमी क्या है, नौकरी वाला उद्यमी, तो नौकरी वाला भी बिजनेस करता है, चुनाव लड़ने वाला भी बिजनेस करता है, उद्योग उद्यमी होता है, पता है। तो इसी तरह से बहुत सारे लोग होते हैं। रोजगार अगर उद्यमी, नौकरी वाला उद्यमी, बेरोजगार भी होता है, अगर आप लोग बिजनेस करोगे तो बेरोजगार ही रहोगे, जो नौकरी करता रहता अगर करेगा तो वो, ठीक है। अवकाश प्राप्त उद्यमी, कुछ लोग छुट्टियां वगैरह लेकर पूरा उसके बाद बिजनेस करते हैं। भूतपूर्व सैनिक उद्यमी, जो सैनिक वगैरह रिटायरमेंट होते हैं वो सब। समाज सेवी भी कुछ लोग उद्यमी करते हैं, जैसे समाज सेवी में अगर बात करें, समाज सेवी में तो हमको लगता है बाबा रामदेव आएंगे, क्यों, गलत कर रहे हैं भाई, वो क्या करते हैं समाज सेवा भी कुछ करते हैं और बिजनेस भी करते हैं, उद्यमी ही तो हुए, ठीक है। इस तरह से अब भूतपूर्व सैनिक में जो रिटायर वगैरह होते हैं वो, क्लियर। यहां देखो वो नहीं दे रखा है, मैं देख रहा हूं, हाँ वो नहीं दे रखा, जैसे लोग चुनाव उनाव लड़ते हैं
वो सब नहीं दे रखा है। वो लोग भी, उन लोग को तो ज्यादा बिजनेस होता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पर, आगे देखिए, अभी और है 8वां। यहाँ पे देखिए समय के अनुसार, तो पूर्णकालीन, अंशकालीन। पूर्णकालीन मतलब जैसे आप स्टार्टिंग से हुए और लास्ट तक पूरा उद्यम किए, और अंशकालीन थोड़ा बहुत करके खत्म। ठीक है। और 9वां है नागरिक प्रदेश के अनुसार अगर बात करें तो स्वदेशी उद्यमी, विदेशी उद्यमी। तो स्वदेशी में जैसे पंजाबी उद्यमी, बंगाली, गुजराती, जो सब देखिए, ये पंजाबी, बंगाली, गुजराती, ये सब बहुत ज्यादा बिजनेस करते हैं। देखिए आप लोग देखे होंगे गुजरात के लोग खूब बिजनेस करते हैं। ठीक है। बहुत ज्यादा गुजरात के लोग, इधर बंगाल, पंजाब, ये सब बिजनेस इन लोग का बहुत ज्यादा चलता है। अब आगे बात करें विदेशी में, जापानी उद्यमी, चीनी उद्यमी। अब जापानी उद्यमी भी भारत में आके क्या करते हैं, अब जो है उद्योग लगा देते हैं। जैसे आप लोग देखिए तमाम कंपनियां हैं, जैसे टोयोटा कार की कंपनी है, ये भी जापान की है। होंडा, ये भी जापान की है। तो ये सब क्या है, उद्यमी तो है, यहाँ पर आकर लगाए हैं। चीनी की अगर बात करें तो बहुत सारी मोबाइल कंपनियां जो आपका भारत में आकर लगा ली है, जो आप लोग के पास होगी, रेडमी, रियलमी, ये ओप्पो, ये सब क्या है, चीनी उद्यमी है। क्लियर। आगे देखिए यहाँ पर क्या है, स्वामित्व के आधार पर अगर बात करें तो यहाँ पर आपका है व्यक्तिगत उद्यमी, साझेदार। तो ये वाला तो बता देते हैं आप लोग को, ये वाला अभी हम लास्ट में भी बता देंगे। ठीक है। ये वाला बहुत जरूरी है ये। ठीक, ये वाला जो है स्वामित्व के आधार पर कि व्यक्तिगत उद्यमी, साझेदार, सहकारी। ठीक है। देखिए व्यक्तिगत उद्यमी में क्या होगा, जो पर्सनल खुद का रहे। ठीक है। इसमें और किसी का पार्टनरशिप ना हो। जैसे बीके एजुकेशन इज ए पर्सनल, तो ये क्या है, व्यक्तिगत हो गया। अब अगर हम, हमारा जैसे क्या होता, किसी के साथ पार्टनरशिप होता, तो ये हो जाता साझेदारी उद्यमी। ठीक है। और अगर बात करें सहकारी, सहकारी में क्या होता है, गवर्नमेंट से कुछ न कुछ इनको मतलब मिलता रहता है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड ही होते हैं, और गवर्नमेंट से इनको सहायता प्राप्त होता है। ठीक, वो सहकारी उद्यमी हो जाएंगे। ठीक, इस तरह से। हाँ, चैप्टर नंबर 10 खत्म हो रहा है। ठीक है। इनकी समाप्ति पे आज हम आ उतरे हैं। चलो अब आगे देखते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में क्या है कि जो हमारा उद्यमिता है, उद्यमिता विकास के लिए तरह तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ठीक है। ताकि जो है एंटरप्रेन्योर जो हो, वो क्या करे, वो थोड़ा सा क्या, एंटरप्रेन्योरशिप उनके अंदर थोड़ा सा आए और ज्यादा डेवलपमेंट भी हो। ठीक है, उद्यमी। तो यहाँ पर जो है तरह तरह के कुछ न कुछ मनोवैज्ञानिक खेल, कुछ प्रेरणादायक, ये सारी चीजें चलाते रहते हैं लोग। ठीक, ये कौन चलाता है, तमाम कंपनियां चलाती हैं, और लोग भी इसमें जो बिजनेस वाले हैं वो सब भी मिले होते हैं, वो सब मिलके जो है चलाते हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें कि व्यक्ति की उपलब्धि, अभिप्रेरणा, अचीवमेंट, मोटिवेशन का विकास करने के लिए, ठीक, के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। तो एक जो है डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जाता है, ताकि उनका जो है थोड़ा सा उनको एक अचीवमेंट भी मिले, थोड़ा सा अंदर से मोटिवेशन भी आए कि हाँ काम हम अच्छा कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट अच्छा है। ठीक है। और कैसे इसको डेवलप करना है, वो सारी चीजें यहाँ से इनको मिलेंगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ उपकरण तथा मनोवैज्ञानिक खेलों का श्रृंखलाबद्ध तरीकों से उपयोग किया जाता है। ठीक है। और इन खेलों के द्वारा व्यक्ति के अंदर विद्यमान उद्यमिता के स्तर को पहचाना जाता है, और उद्यमिता के गुणों का विकसित किया जाता है, और व्यक्ति को स्वयं की उपलब्धि योजना तैयार करके वह स्वयं का उद्यम लगाने के लिए प्रेरित किया जाता है, और तौर तरीके बताए जाते हैं इनको। ठीक है। ये कौन करता है, ये तमाम जैसे डिपार्टमेंट्स हैं, एमएसएमई वगैरह भी करते रहते हैं, बीच बीच में मेल भी आता रहता है। ठीक है, लोगों के पास। तो ये सारी चीजें करते रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर कुछ इनके प्रोग्राम है, वो कौन कौन से प्रोग्राम है, कुछ खेल पद्धतियों के माध्यम से। तो यहाँ पर एक देखा जाए हम लोग जो है जरा सा, ठीक, देखिए ये रहे। तो टोटल 4 हैं, क्या है, टोटल 4 हैं। अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखिए मनोवैज्ञानिक खेल प्रशिक्षण प्रशिक्षणार्थियों को लघु प्रयोगशाला में कराए जाते हैं। कुछ खेल प्रतियोगिता के नाम हैं। ठीक है।
प्रशिक्षणार्थियों हैं, ठीक है, ट्रेनिंग जो देते हैं, ट्रेनर, जो ट्रेनर क्या करेंगे, ट्रेनिंग देंगे। अब इसमें हमारा जो नाम है खेल का वो है कल्पना शक्ति का अभ्यास, कल्पना शक्ति का अभ्यास, ठीक है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, TAT, याद रख लो TAT। अगर कुछ नाम हो आया कि डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है तो TAT याद रख लो। क्या है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, एप्रिसिएशन टेस्ट, TAT। दूसरा क्या है, छल्ला उछाल, रिंग टॉस, छल्ला जो है उछाल, रिंग टॉस। कहेंगे सर ये सब खेल है, हाँ ये सब मोटिवेशन के खेल है, ठीक। अभी हम लोग इसमें देखेंगे पूरी डिटेल्स में। मीनार निर्माण, टावर बिल्डिंग, ये सब इनको इस तरह से बताया जाता है ना कि आप कैसे बिजनेस को आप अपने बढ़ा सकते हो, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप बीटेक में होते तो आप जो है बिजनेस का अलग से, एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का एक अलग से बुक ही पढ़ते, और ये बहुत अच्छे जो है से बताया जाता, आप बिजनेस तब अच्छे तरीके से कर सकते, ठीक है। चौथा पॉइंट की अगर बात करें, उपलब्धि नियोजन अभ्यास, अचीवमेंट प्लानिंग प्रैक्टिस, तो ये जो है आपके चार जो है यहाँ पे पद्धति है, ये खेल है, इनको एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कल्पना शक्ति का अभ्यास। कहेंगे सर इसमें क्या होता है कल्पना शक्ति का अभ्यास में? देखिए इसमें क्या होता है कि यह अभ्यास उद्यमी प्रशिक्षणार्थी की कल्पना शक्ति को समझने में सहायक होता है, ठीक है। और इस अभ्यास में प्रशिक्षणार्थी को कुछ चित्र दिखाए जाते हैं और जिन पर विचार करके उसे अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर एक कहानी लिखनी होती है। तो कुछ क्या होगा ना ऐसे, यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे जो है, मान लीजिए चित्र ऐसे दिया रहेगा और इस पर सूरज की रोशनी वगैरह जो है ऐसे दिखता रहेगा कि हाँ ये निकला हुआ है, और यहाँ पर ये बताया जाएगा कि ये जो है पहाड़ है और ये जो है जंगल झाड़ी है, तो ये, तो आप इस फिगर को दिखा दिया गया। अब फिगर को दिखाने के बाद यहाँ पे बताया गया कि इसके बारे में लिखिए, ठीक है, इसके बारे में लिखिए। तो वो क्या करेगा, जो हमारा मतलब उद्यमी है, आप सोचेगा कि यार ये क्या है, सूर्य है, ये तो सन है, ठीक, ये तो सन है, और इधर घर है, यहाँ पर पेड़ है, ठीक, ये जो है थोड़ा हिल उल टाइप का है, क्या लिखिए इसके बारे में। अब देखो जो ज्यादा दिमाग लगाएगा, जो ज्यादा सोचेगा उसके बारे में, तो वो पूरा पूरा डिटेल्स लिखेगा कि हाँ ये सुबह सुबह जो है सुबह सवेरा हुआ है और ये सूरज निकला है और यहाँ पर ये हरियाली छाई हुई है, तो बहुत अच्छे तरीके से लिखेगा। और कुछ लोग दो चार लाइन लिख के छोड़ देंगे। तो इससे क्या होता है, इनका कितना माइंड सोचता है, कितना अलग सोचता है, उसकी यहाँ पर इन लोग को अभ्यास हो जाता है। और जब पता चल जाएगा कि क्या इनका दिमाग कितना तेज काम कर रहा है, तो उसी हिसाब से जो है वो लोग उनको ट्रेंड करेंगे, ठीक, इनकी हाँ इनका दिमाग यहीं तक काम कर रहा है, कम सोच रहे हैं, ज्यादा सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस लेवल पे फिर उनको जो है जानकारी दी जाती है। तो जो प्रशिक्षक कहानी की समीक्षा करता है और प्रशिक्षार्थी से उसके द्वारा उपलब्धि प्राप्त करने के स्तर की चर्चा करता है, ठीक है। तो ये सब जानकारी जो है आप ये मान के चलिए कि क्या करते हैं, उनके जो माइंड है, उनके माइंड को क्या किया जाता है, जो है जानकारी उनके ले लिया जाता है कि हाँ ये कितना सोच सकते हैं, ठीक है। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट, जो छल्ला उछाल वाले में क्या है। छल्ला उछाल वाले में अगर बात करें तो यहां पर देखिए छल्ला उछाल वाले में, अब यहां पर देखिए छल्ला उछाल, इसमें क्या होता है, इस अभ्यास से भावी उद्यमी को नए उद्यम के प्रति जोखिम उठाने की क्षमता का भान कराया जाता है। वहां पर क्या था, वहां पर जो पहला वाला था उसमें माइंड डेवलपमेंट की बात हो रही थी। यहाँ पर माइंड डेवलपमेंट कहकर देखे तो यहाँ पर छल्ला उछाल में क्या हो रहा है, यहाँ पर जोखिम उठाने की, जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस स्टार्ट किया, मान लीजिए कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, अब डर रहा है कि यार प्रोडक्ट लॉन्च करें, पता नहीं प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा, फेल हो जाएगा, रिस्क नहीं ले पा रहा है। तो अब वो कैसे रिस्क लेगा, उसके लिए थोड़ा सा इनको मोटिवेट करते हैं। तो इसमें क्या होता है छल्ला उछाल में, कि इसमें कैसे मोटिवेट करेंगे कि देखिए, तो छल्ला उछाल में छल्लों को निर्धारित दूरी पर गढ़े एक लकड़ी के नोकदार खूंटे में डालने को कहा जाता है। इस अभ्यास से खूंटा दूरी में परिवर्तन करते हुए अधिक संख्या में छल्ले डालने के लिए कुछ पारितोषिक भी रखा जाता है, कि मतलब कुछ प्राइज वगैरह ये पारितोषिक मतलब है कि कुछ प्राइज वगैरह रख दिया जाएगा कि जो जितना ज्यादा छल्ला इस वाले खूंटे में डालेगा, ठीक है, खूंटा बना देंगे, ऐसे जगह जगह पर खूंटा बना देते हैं, ठीक, ऐसे खूंटा बना देंगे, क्या उल्टा बना रहे हैं क्या हम, ठीक है, उल्टा बना दे रहे हैं,
अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या है ना, ऐसे खूंटे बना देंगे, ठीक, जगह जगह इस तरह से। अब ये क्या करेगा, छल्ला लिया रहेगा और छल्ला जो है फेंकेगा दूर से। अब इसमें जाकर जो फंसेगा, जितना ज्यादा फल फंसेगा, भाई रिस्क ले रहा है ना, फेंक रहा है, रिस्क ले रहा है। अब मेला वाला में देखे होंगे आप लोग, कुछ सामान रखे रहते हैं, वो खेलने वाला उस पर फेंकते हैं छल्ला, और जिसका छल्ला पड़ जाता है उसका सामान हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पर भी छल्ले जो है देंगे, और इसमें क्या हो, थोड़ा सा रिस्क लेगा, काम करेगा, थोड़ा अंदर से एक उत्साह था। देखिए, आप कोई भी गलत काम करने जाइए, ठीक है, गलत काम करने जाइए आप, हम कह नहीं रहे करिए, और बहुत डरते रहते हैं आप। एक बार अगर वो गलत काम कर दिए, दोबारा गलत काम करने में आप डरते नहीं है, कर ही देते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है अब उसी प्रकार से ये भी है। तो अगर आप यहाँ पर डर रहे हैं कुछ सीखने के लिए भी, तो एक बार दो बार होगा गलतियां, फिर तीसरी बार वो सही हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा रिस्क लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जीते तो ठीक है, उनको प्राइज मिलेगा, नहीं जीते तो नहीं। तो ये थोड़ा सा अंदर से, अंदर की भड़ास निकल जाती है उनकी, जो डर है वो भी निकल जाता है। अब यहाँ पर बात करें मीनार निर्माण। मीनार निर्माण में क्या होगा कि इस अभ्यास से भावी उद्यमी की अपनी लक्ष्य के निर्धारण के प्रति दृढ़ता क्षमता का पता लगाया जाता है, ठीक है। और मीनार निर्माण अभ्यास में जो प्रशिक्षणार्थी है, वह अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर सामने रखे लकड़ी के ब्लॉक से एक मीनार ब्लॉकों को एक ऊपर एक रखते हुए, मतलब लकड़ी का ब्लॉक होता है और उसको एक के ऊपर एक रखता रहता है और रखने की रचना करता है, ठीक है। मीनार खड़ा करते समय उसे ब्लॉकों की संख्या तथा निर्धारित अवधि का भान करा दिया जाता है, कितना वह जो है रखा है और कितना अभी ऊंचा जाना है, वो सारी चीज को बताते रहते हैं। और उसके उल्टे हाथ से जो वह सामान्यतः इस्तेमाल नहीं करता है, बाएं हाथ से, ठीक है, ही ढांचा मीनार खड़ा करना होता है। आंखों पर पट्टी बंद उद्यमी अज्ञानता तथा असहायक सूचक है, और उल्टे हाथ से कार्य करने का प्रयत्न उससे कौशल अनुभव का स्तर दर्शाता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इनका कहना यह है कि जो मीनार निर्माण है, ये क्या करेगा, इसकी आंखों पे पट्टी बांध देंगे, आंखों पे पट्टी बांध दिए, और हमको आंखों पे पट्टी बांध के बोले ठीक है, लीजिए सर, ये है आपका क्या, लकड़ी के ब्लॉक है, हम रखते चले जा रहे हैं, रखते चले जा रहे हैं, रखते चले जा रहे हैं, रखते चले जा रहे हैं। अब हम इतना रख दिए, हमें पता ही नहीं चल रहा है हम कितना रख दिए, कितना ऊंचा है। उसके बाद फिर हम बाएं हाथ से हमको क्या करेंगे, इसको टच करा के देखेंगे, देखिए कितना आपने रख दिया है, ठीक। इससे क्या होता है, ये सब तो छोटी बेसिक चीजें, ठीक। इससे क्या होगा, अरे अच्छा, पता चलेगा कि हमने इतना तक रख दिया, ठीक। इसी प्रकार से थोड़ा सा उनके अंदर क्या होगा, ये होगा कि हमको इस ऊंचाई पर बिजनेस को ले जाना है, ठीक। आगे अगर बात करें, यहां पर आगे नेक्स्ट बात करते हैं, एक और है यहां पर देख लीजिए, चौथा पॉइंट, एक है आपका उपलब्धि नियोजन अभ्यास। क्या है, उपलब्धि नियोजन अभ्यास। अब उपलब्धि नियोजन अभ्यास में क्या होगा, इसकी अगर बात करते हैं, तो यह अभ्यास उद्यमी को उसके उद्यमी जीवन को अधिक निकटता से देखने और समझने में सहायक होता है, ठीक है। अब सही बताएं तो उद्यमी को उसके जीवन को कोई और थोड़ी ना देख पाएगा, वही देखेगा। देखिए, आप अपने बारे में अच्छे से जानते हैं, बल्कि आपके बारे में उतना कोई नहीं जानेगा जितना आप खुद अपने बारे में जानते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, लेकिन अब काफी लोग जो है नहीं जान पाते हैं अपने आप को, ठीक है, कि हम हमारा क्या लेवल है, या हम किस प्रकार से पढ़ाई कर सकते हैं, या हम पढ़ने में ही ज्यादा आगे हैं, या बिजनेस करने में भी आगे हो सकते हैं, या फिर अदर वर्क करने में भी आगे हो सकते हैं, या किसी चीज में क्रिकेट खेलने में। तो वो काफी लोग नहीं अपने आप को समझ पाते हैं, और जब नहीं समझते तो यही प्रॉब्लम होती है। ये सब आप सबके भी साथ प्रॉब्लम होती है। जैसे आप समय रहते अगर समझ जाते हैं कि हमें क्या करना है, ठीक, तो आप जब ये पता चल जाएगा हमें क्या करना है, तो आप अच्छे से सेटल हो सकते हैं और अपना काम उस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक। ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। अब यहां पर वही चीज है, तो उनको समझने में सहायक होता है, उसको क्या करता है, इससे उपलब्धि नियोजन अभ्यास से, कि उनको एक सहायता मिलती है कि हम कैसे जो है अपने आप को जान सके। तो यह अभ्यास उद्यमी को अपने विचार केंद्रित करके लक्ष्य निर्धारित करने और कार्य के प्रति अपना व्यवहार तथा स्पर्धा क्षेत्र में जो है कार्य करते रहना सिखाता है, ठीक है। तो ये होता है कि जैसे मान लीजिए जो काम कर रहे हैं, जैसे अभी हमें क्या है, हम पूरी लगन के साथ काम कर रहे हैं, हम स्टार्ट किए पढ़ाना तो लगन के साथ ही पढ़ा रहे थे, और अभी भी पढ़ा रहे हैं, और हमारा टारगेट क्या है कि आप लोग को पूरा का पूरा ये सेमेस्टर में अच्छे से क्लियर कर देना। फिर अगला सेमेस्टर जो आएगा उसमें तो टारगेट हमारा क्या है, एक तरफ ध्यान केंद्रित है और उसी पे हम लगे हुए हैं, ठीक। तो इसी प्रकार से इनको भी जो है थोड़ा सा डेवलप कराया जाता है। इस अभ्यास के अंतर्गत उद्यमी को विशेष कागज के 2 टुकड़े दिए जाते हैं। कैसे ये खेल खेलेगा, ये समझिए।
तो इन पर क्या किया जाता है, विशेष कागज के कुछ कागज होते हैं उनको दो टुकड़े दिए जाते हैं, और जिनको उसने अपने दो विभिन्न उत्पादों के प्रति रूप में तैयार करना होता है। जैसे एक कागज से नाव तथा दूसरे कागज से जहाज बनाते हैं। आप लोगों ने भी बनाया होगा नाव और जहाज बचपन में खूब। जब बारिश होती है तो बनाकर आप क्या करते हो, देते हो। ठीक है, क्लियर। वीडियो नहीं चल रहा है, क्या बात कर रहे हो? चल तो रहा है, हम दिखाई दे तो रहे हैं। ठीक। हाँ, तो बारिश में काफी लोगों ने, हमने भी बनाया है, सही बता रियली। क्या होता था ना कि हम जब पढ़ने जाते थे तो कक्षा 5 तक गांव में ही मैंने पढ़ा है। 6 और 7, 8 तक भी पढ़ा है गांव में। ठीक है, उसके बाद 9 और 10th यहाँ इलाहाबाद से ही पढ़ा है हमने रूम लेकर। ठीक, उसके बाद फिर अपना बीटेक वगैरह ये सब हुआ। तो कक्षा 5, 6, 7, 8 जो है ना हमारा, जो है वहां पर जहां पर हमारा घर है वहीं पर मार्केट भी है। वहां पर हमारी पुरानी बहुत शॉप वगैरह भी है। ठीक, तो वहां पर पढ़ने जाता था तो वहीं पर रुक जाता था, शाम को फिर घर आता था डायरेक्ट। ठीक है, तो वहां पर जो है जब बारिश होती है ना तो रोड के किनारे पानी खूब तेज बहता है, देखेंगे आप लोग, खूब तेज बहता है। तो जब बारिश होती थी ना हम लोग नाव बनाकर ले जाकर तो इसमें डालते थे, इसी में डालते थे। ठीक, तो वो क्या था, तेजी से भागता था पानी। बारिश होने के बाद अगर रोड पर देखिए तो पानी खूब तेज बहता रहता है। बारिश जैसे खत्म होती है तो खूब तेज रोड के किनारे पानी बहता है, तो वहां पर डालते थे। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए, एक देख लेते हैं कि आपका क्या है, दूसरे कागज से जहाज और उद्यमी को यह भी भान करा दिया जाता है कि उन इन उत्पाद के आप स्वयं ही स्वामी हैं और प्रबंधक और विक्रयकर्ता हैं, और आपने इन उत्पाद का मानक बनाए रखते हुए इनसे लाभ अर्जित करना है। ठीक है, तो ये जो है एक डेमो बनाकर उनको बताया जाता, बना लेते हैं और उनको यह बताया जाता है कि आप इसी के जो है स्वामी हैं, आप मालिक खुद इस नाव और जो जहाज बनाए हैं। कच्चा माल निर्माण विधि, उत्पादन लागत, विक्रय मूल्य का लेखा जोखा तैयार करके उद्यमी के उद्यम के प्रति दक्षता का पता लगाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है उनको कराई जाती हैं। और ये सब देखिए, अगर कुछ प्रोग्राम ये सब नहीं करते रहेंगे तो लोग उतना ज्यादा विकास नहीं कर पाएंगे और उनको जानकारी भी नहीं होगी। जब ये सब लोग बताते हैं देखिए ये सब वर्ग जितना होता है ज्यादातर एमएसएमई कराता है। क्या कराता है? एमएसएमई। कहेंगे सर एमएसएमई क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ये जो है डिपार्टमेंट है, हर डिस्ट्रिक्ट में रहता है, ये सेंट्रल लेवल पे काम करता है। ठीक है, सेंट्रल लेवल पे। ठीक, एमएसएमई। चलिए तो अब हम लोग आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। आ जाइए, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस आज खत्म होके ही रहेगा, मैं बोल दिया हूं। ठीक है, एक क्लास में खत्म। चलो, ये दिख रहा है, दिख रहा है, इतने से काम चलाओ यार। एक्चुअली क्या है ना, इसका एचडी क्वालिटी में ये नहीं दिख रहा था, मतलब जो हमें चाहिए। ठीक है, तो मैंने जो है, हाँ दिख रहा है। तो यहां पर देखिए फॉर्म्स ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस। ठीक है, जो हम लोग बिजनेस अगर देखें तो मतलब उद्योग जो कर रहे हैं, ठीक, उद्योग जो कर रहे हैं, वो जो बिजनेस है आपका, बिजनेस इंटरप्राइजेस के फॉर्म्स की बात हो रही, कितने तरीके से जो है आपका यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे 3 है, एक है प्राइवेट इंटरप्राइजेस, एक है पब्लिक इंटरप्राइजेस और तीसरा है ज्वाइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस। यही 3 इंडिया में इस समय चल रहे हैं। ठीक है, प्राइवेट इंटरप्राइजेस, पब्लिक इंटरप्राइजेस, ज्वाइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस, ये 3 आपके इंडिया में चल रहे हैं। और ये जो हमारा पहला वाला है प्राइवेट इंटरप्राइजेस की अगर जब भी बात होती है तो मतलब ये देखिए, ओनेट मतलब आपका खुद का क्या है, ओनेट आपका क्या है, खुद का, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाई प्राइवेट पर्सन। ठीक है, क्या है आपका, प्राइवेट पर्सन, खुद से, अगर आप खुद से क्या कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, जैसे हम खुद से मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं सारा कुछ, तो क्या है वो प्राइवेट इंटरप्राइजेस में आएगा। और पब्लिक इंटरप्राइजेस का मतलब है ओन्ड बाय एंड मैनेज एंड कंट्रोल बाय क्या है, गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल में आएगा, जो गवर्नमेंट खुद कंट्रोल करेगी।
ठीक, सारा कुछ खुद देखेगी। जैसे पीएसयू वगैरह जो कंपनियां होती हैं, ये जो पब्लिक इंटरप्राइज ये क्या है, पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट इसी के अंतर्गत आती है। और यहां पर अगर बात करें ज्वाइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस, तो ऑन्ड एंड मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योर, इस ये वाला में दोनों लोग रहते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों होते हैं ज्वाइंट सेक्टर में। इसमें क्या है, पब्लिक में केवल गवर्नमेंट रहता है, इसमें क्या है, केवल प्राइवेट में केवल पर्सनल होता है। तो ये याद रखिएगा कि प्राइवेट क्या होता है, पब्लिक क्या होता है, ज्वाइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस क्या होता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए जो हमारा प्राइवेट है, प्राइवेट में हमारे अगर बात करें तो दो होंगे, एक है नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म, ठीक है, और एक है कॉर्पोरेट फॉर्म। अब नॉन कॉर्पोरेट में क्या है कि अपना सोल प्रोप्रिएटरशिप है, एक है पार्टनरशिप, एक है ज्वाइंट जो है हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है, ये बहुत पहले राजाओं और महाराजाओं में चलती थी, अभी तो उतना नहीं चलता, अभी ज्यादातर ये दो चलता है। ठीक है, तो सोल प्रोप्रिएटरशिप मतलब क्या है कि खुद से जो आप क्या है, खुद के मालिक हैं अकेले। और लेकिन ये जो पार्टनरशिप वाले में है, मान लीजिए आप हैं, आपका भाई है, लेकिन ये गवर्नमेंट नहीं अलाउ करता है कि आपके परिवार में ही आपका बिजनेसमैन हो। ठीक है, तो आप दोस्त वगैरह मिलके भी कर सकते हो, तो इस कैटेगरी में आ जाएंगे पार्टनरशिप में। सोल इसमें बात करें तो आगे इन सब का भी डिफिनीशंस देख लेते हैं। कॉपरेट फॉर्म में अगर बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, तमाम जो है सोसाइटीज वगैरह मिलके इस पे काम करती हैं। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है, कई कंपनियां मिलके काम करेंगी। ठीक, इस तरह से ये जो है कॉपरेट में आ जाएंगे। आगे बात करते हैं सोल, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, इसमें ये जो पॉइंट लिखे इसको डिटेल्स में देख लिया जाए, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक, ये पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, अगर एग्जाम में आ गया तो यहां पर देखिए जरा, नेक्स्ट दिख रहा है, चलिए दिख रहा है, यहां पर देखिए सोल आपका प्रोप्रिएटरशिप, सोल प्रोप्रिएटरशिप मतलब एकल स्वामित्व, जो केवल सिंगल जिम्मेदार हो अपने का, ठीक, अपने आप का जिम्मेदार। तो यहां पर देखिए मैंने हिंदी में भी लिख रखा है और इंग्लिश में भी रखा है, क्योंकि हम इसको इंग्लिश में ही जो है लिखे थे, लेकिन हमने कहा हिंदी, तो इसको हिंदी कन्वर्ट कर दिए बस। ठीक, हिंदी इंग्लिश दोनों में जो पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। ठीक, एकल स्वामित्व का अर्थ क्या है कि एक एकल व्यक्ति द्वारा स्वामित्व, वित्त पोषित और नियंत्रित व्यवसाय है, जो सभी लाभ प्राप्त करता और सभी जोखिमों का वाहक भी है। ठीक है, क्या होगा कि जैसे हम क्या है कि खुद सारा क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, नियंत्रित भी कर रहे हैं, ऐसा व्यवसाय है जो कि लाभ भी वही प्राप्त करेगा और जो जोखिम उससे है वह जोखिम भी वही अकेले उठाएगा सब। ठीक, वो हमारा किस में आएगा, सोल प्रोप्रिएटरशिप में आएगा। ये जैसे कि देखिए, अगर एग्जांपल के तौर पर देखिए, तो जैसे यह ब्यूटी पार्लर सभी लोग जानते होंगे, और आपकी काफी लोगों की सिस्टर्स होंगी, काफी लोग से मम्मी वगैरह होंगी, ठीक है, जिनके ब्यूटी पार्लर्स होंगे। तो यहाँ ये ब्यूटी पार्लर क्या है, एक तरह से अगर देखें तो ये क्या है, सोल प्रोप्रिएटरशिप में आएगा, वह खुद अकेले का मालिक होगा। हेयर कटिंग में भी काटने का, अगर सॉरी हेयर कटिंग सैलून में भले रख ले 4 लोग, लेकिन मालिक तो एक ही होता है ना, भले 4 लोग रख ले। खुदरा दुकानें जैसे फुटकर दुकानें, किराना की दुकानें होती हैं, किराना शॉप, किराना दुकान जिसको बोलते हैं आप लोग, ठीक है, जिसमें नाश्ता वो लेने जाते हो, राशन पानी, तो वो किराना दुकान। जैसे छोटे पैमाने की गतिविधियों जैसे व्यक्तिगत सेवा के क्षेत्रों में उपयुक्त हैं। ठीक है, तो ये एक तरह का आपका एग्जाम्पल हो गया, ये सोल प्रोप्रिएटरशिप में आएंगे। आगे अगर बात करते हैं पार्टनरशिप, साझेदारी की अगर बात करें, साझेदारी की अगर बात करते हैं, यहां पर देखिए साझेदारी, पार्टनरशिप। अब देखिए पार्टनरशिप में क्या है, पार्टनरशिप में क्या है, अगर यहां पर देखिए तो पार्टनरशिप में क्या होगा कि साझेदारी होगी, मतलब 2 लोग मिलकर बिजनेस करेंगे और जो भी जोखिम आएगा दोनों लोग उठाएंगे, जो फायदा होगा दोनों लोग लेंगे। क्लियर, तो यहां पर अगर हम देखें तो साझेदारी जो है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संघ है, स्वैच्छिक संघ है। ये बात को ध्यान रखिएगा, कौन सा संघ है, स्वैच्छिक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, दोनों का क्या है, पहले से ऑलरेडी ये एग्रीमेंट हो जाता है कि हाँ भाई हम दोनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं, और इनका जो परसेंटेज होता है वह भी बटा होता है। ठीक, अब जो संयुक्त रूप से कुछ व्यवसाय करने और इसके लाभ और हानि को साझा करने के लिए सहमत होते हैं। ठीक है, तो जो भी लाभ होगा, जो भी
परेशानी होगी या जोखिम उठाएंगे वो दोनों लोग उठाते हैं। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की अगर बात करें तो ये अब बहुत कम होता है ऐसा, ठीक है, ये बहुत पहले ऐसे होता था ज्यादा। अब अभी सॉरी यह अविभाजित संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्यों के स्वामित्व में है और परिवार के सबसे बड़े सदस्य द्वारा प्रबंधित किया जाता है। तो जो घर में सबसे बड़ा होगा उसी के नाम पर सारा बिजनेस चलेगा। जब वह द एंड हो जाएंगे उसके बाद ही कोई उससे नीचे बनेगा बिजनेस, ठीक है। बाकी सारे लोग काम करते रहते नीचे, लेकिन जो मेन मालिक होता है वह घर का बड़ा सदस्य ही होता है और जिसमें कर्ता के नाम से जाना जाता है। तो ये जो बड़ा सदस्य है क्या होगा, कर्ता के नाम से जाना जाएगा। भले उसमें क्या हो, चाहे जो करे उसके भाई बहन सब लोग करे, लेकिन मेन जो कर्ता धर्ता यही कहा जाएगा कि हाँ भैया बड़े दादाजी है, ठीक है। और यह हिंदू कानून के प्रावधानों द्वारा शासित है और सदस्यता का आधार किसी विशेष परिवार में जन्म होता है, ठीक है। तो जहां पर ये जिसके उस देखिए उसी परिवार में जो जन्मित होगा उसी को बनाया जाता है। अब तो शायद दूसरे को भी बना देते हैं, ऐसा नहीं है अब, ठीक। लेकिन यह बात का ध्यान रखना कि ये जो परिवार में बना होगा उसी के नाम पर ये बनेगा, मतलब उसी के नाम पर जो कंपनी रहेगी, ठीक है। ये आप लोग ज्यादातर देखे होंगे जो मूवी वगैरह होती है या फिर आप धारावाहिक वगैरह खूब जो लोग देखते होंगे धारावाहिक, तो उसमें देखना तमाम जो फैमिली होते हैं उनके बड़े दादाजी रहेंगे, वो कभी जाएंगे नहीं कंपनी में, काम तो छोटे लोग करेंगे, वो बस साइन करेंगे, ठीक है। तो ये जो है आपका इसके अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चलते हैं, देखते हैं टैक्स आ गया क्या शायद, ठीक है, खत्म होने वाला लास्ट टॉपिक बचा है। अच्छा ये सबसे जरूरी है, दिख रहा है, जरा इस पर ध्यान दीजिए। अरे छोटा हो जाए भाई, क्यों भाग रहा है, बट सब लोग देखेंगे कैसे। चलो छोटा नहीं हो रहा है क्या, चलिए तो यहां पर देखते हैं, सभी लोग एक एक पॉइंट समझिएगा। ये है डिफरेंस बिटवीन जो है डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी का मतलब है पब्लिक कंपनी का मतलब है कि यहां पर जो है, हाँ यहां पर गवर्नमेंट का भी क्या है रोल होता है, गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। कहेंगे सर गवर्नमेंट की भी कंपनी होती है, अरे यार जो कंपनियां होती हैं जैसे BBCIL है, NTPC है, ये सब क्या है, गवर्नमेंट ही कंपनी है। अब देखिए प्राइवेट कंपनी इट हैज ए मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50 मेंबर। इसमें कितने मेंबर होंगे जो प्राइवेट कंपनी होगी, प्राइवेट कंपनी की अगर बात करें तो कितने मेंबर होंगे, कम से कम 2 मेंबर होंगे एंड मैक्सिमम कितने होंगे, 50 मेंबर होते हैं। मैक्सिमम कितने मेंबर होते हैं, 50 मेंबर होते हैं। इसमें कितने होंगे, इट हैज मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम अनलिमिटेड। कितने होंगे, मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड, क्लियर। जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें गवर्नमेंट का भी भागीदारी होती है और कम से कम 7 लोग तो होंगे ही होंगे मेंबर, और मैक्सिमम अनलिमिटेड चाहे जितने लोग शेयर करके खरीद सकते हैं उसके शेयर। मिनिमम इसमें जो है 2 होते हैं और मैक्सिमम 50 होते हैं आपका प्राइवेट में। अब यहाँ पे वो पर्सनल वाला नहीं बात हो रहा है, ये कंपनी की बात हो रही है। कंपनी जो लोग बनाते हैं उसमें कई लोग मिलकर कंपनी चलाते हैं। इट कैन नॉट इनवाइट जनरल पब्लिक टू बाय इट्स शेयर्स एंड डिवेंचर्स, ठीक है। तो ये पब्लिक के लिए जो है इनवाइट नहीं किया जाता है कि यहाँ आकर उसका शेयर खरीदें और इसमें जो है सम्मिलित हो जाए, लेकिन इसमें क्या, इट इनवाइट जनरल पब्लिक टू बाय इट्स शेयर एंड डिवेंचर्स। तो आप इस कंपनी का शेयर भी आप खरीदकर आप भी इसमें जुड़ सकते हो, लेकिन इसमें नहीं जुड़ सकते हो। इसमें जो लोग जो जिसको अलाउ करेंगे बस उतने ही लोग इसमें जुड़ेंगे, ठीक है। देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर। इसमें शेयर को ट्रांसफर से नहीं कर सकते, आप शेयर समझ रहे हो ना, अलग अलग कंपनी का शेयर होता है उनको आप इनमें ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन इसमें क्या है, फ्रीली ट्रांसफरेबल, कहीं पर भी आप ट्रांसफर कर सकते हो इसमें, ठीक है, एक दूसरे को बेच सकते हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कर सकते। इधर बात करें, इट कैन कमेंस बिजनेस आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हमारा जो, अगर देखिए इसमें क्या है ना कि ये जो है बिजनेस, अगर देखिए इसमें हम लोग बिजनेस कर सकते हैं किसके, इनकॉर्पोरेशन जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उसके बाद, लेकिन इसमें क्या है कि इट कैन कमेंसमेंट बिजनेस आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इसमें सर्टिफिकेट प्राप्त करने के ही बाद ही किया जा सकता है, बट इसमें जो है आप क्या कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेशन बस रजिस्ट्रेशन करवा के ही कर सकते हैं, ये इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन होता है। इट हैज टू राइट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी,
ठीक है, इसको हम लोग प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से लिखते हैं। और ये जो है इट हैज राइट ओनली लिमिटेड आफ्टर इट्स नेम। तो आप लोगों ने सुना होगा, ध्यान समझिए जरा सा, इसको समझिए। जैसे टाटा सन्स, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड लिखा जाता है, सिटी बैंक प्राइवेट लिमिटेड लिखा जाता है, हुंडई मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड लिखा जाता है, हुंडई मोटर्स इंडिया प्राइवेट, जितने प्राइवेट लिमिटेड लिखे जाएंगे, प्राइवेट लिमिटेड लिखे जाते हैं, याद रखिएगा जरा, यहां से ये चीज जो बता दे रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड का मतलब है प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड का मतलब है क्या है, प्राइवेट कंपनी। ठीक, अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी में कैसे लिखा जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आप कहेंगे सर ये तो मुकेश अंबानी का है। अरे मुकेश अंबानी का है, लेकिन वह पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी में क्या है, उन्होंने परमिशन दे रखे हैं, हाँ ठीक है, कोई भी शेयर आके खरीद सकता है इसका, उसमें जुड़ सकता है। ठीक है, मेन तो मालिक को रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन ये रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, विप्रो लिमिटेड हो गया, रेमंड्स लिमिटेड हो गए, जितने लिमिटेड 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 लिखे रहते हैं सब पब्लिक कंपनी होंगे, और जितने प्राइवेट लिमिटेड लिखे रहते हैं वो प्राइवेट कंपनी होंगे। और जो गवर्नमेंट लिखा रहेगा, केवल गवर्नमेंटेड लिखा रहता है ना, वो सरकारी, वो सरकारी का होगा। ठीक है, आई बात समझ में, बात समझ में आई। चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। ये पॉइंट एक और छूट रहा है, एक और पॉइंट छूट रहा है, इसको भी समझ लीजिए। देखिए समझना बहुत जरूरी है, कहीं से भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये आपका चैप्टर जो बात हो रही थी, ये क्या है, कहां चला गया, कट गया क्या यार, एक मिनट रुक जाए जरा सा, कोई बात नहीं। जब गड़बड़ हो जाए तो पूरा बंद करके फिर से चालू कर लिया जाए, दुनिया भर टाइम ना वेस्ट किया जाए। ठीक है, ये हमारा सिद्धांत है। चलिए अब ये आप हम लोग इसको फिर से देखते हैं। तो ये हो गया, ये वाला पॉइंट देखना था ना, इन इट्स मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड इज 1 लाख। इसका जो कम से कम कैपिटल अगर रिक्वायर होगा, कैपिटल का मतलब है जो पैसा जो टोटल कंपनी पे खर्च लगता है वह 1 लाख आवश्यकता होती है। इट मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड इज 5 लाख। इसमें 5 लाख की आवश्यकता कम से कम पड़ती है, इसमें 1 लाख। ठीक है, दोनों का लिमिट ध्यान रखिएगा। चलिए यस सर, ये रिश्ता क्या कहलाता है, अच्छा उसके लिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, टैक्स, ये बहुत जरूरी टॉपिक है, आपके लाइफ से रिलेटेड और वैसे भी जानकारी से भी रिलेटेड, बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अब चलने जा रहा है। ज्यादा नहीं, बस 20 मिनट का और समय दीजिए, 10 मिनट सारा कुछ कवर हो जाएगा। दिख रहा है ना अच्छे से। चलो यहां पर देखिए टैक्स क्या होता है। टैक्स, हाँ, कर, कर क्या है, कर को समझना है। ठीक है, टैक्स को समझना है। लास्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 10 का चल रहा है। कितना टाइम हुआ जी, मुझे दिख नहीं रहा है। चलिए 1 घंटा से ऊपर हो गया क्या, चलो तो देख लेते हैं, खत्म करते हैं तुरंत। कि देखिए टैक्स क्या होता है, किसी राज्य द्वारा व्यक्तियों या विविध संस्थान से जो अधिभार या धन लिया जाता है उसे कर या टैक्स कहते हैं। कर, टैक्स क्या होता है, कोई जो हमारे राज्य होते हैं, सभी राज्यों से व्यक्तियों द्वारा या संस्थान जो होंगे, जो भी संस्थान होंगे, कंपनियां होंगी, सबसे जो भी अधिभार या धन लिया जाता है उसे कर या टैक्स कहते हैं। राष्ट्र के अधीन आने वाली विविध संस्थाएं भी तरह तरह के कर लगाती हैं। ठीक है, तो अगर बात करें तो जो हमारे कंपनियां, अगर देखिए संस्थाएं हैं तमाम तरह गवर्नमेंट की, वो भी अलग अलग तरीके से टैक्स लगाती हैं। कर जो हमारा टैक्स है, ये प्राय धन मनी के रूप में लगाया जाता है। तो टैक्स हमेशा याद रख लेना, किसके रूप में लगाया जाएगा, ये जो है मनी के रूप। देखिए पहले क्या लगान उगान लगता था, वो सब तो लोग अनाज उनाज देते थे, वो सब पहले का जमाना। लेकिन अब की टैक्स की अगर बात होगी तो वह मनी के रूप में ही दिया जाएगा, किंतु यह धन के तुल्य में श्रम के रूप में भी लगाया जा सकता है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी एक जरूरत पड़ने पर लगाया जा सकता है कि पैसे तो ठीक है भाई, पैसे नहीं है तो आप उसका उसके बदले काम भी कर लीजिए। ठीक है, तो मेहनत कर दीजिए, बस आपका टैक्स फ्री कर दिया जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। कर दो तरह के हो सकते हैं,
प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स या अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। एक तरह इसे जनता पर बोझ के रूप में देखा जा सकता है, वही इसे सरकार को चलाने के लिए आधारभूत आवश्यकताओं के रूप में भी समझा जा सकता है। ठीक है, जरूरी इसलिए है टैक्स जमा करना कि भाई अगर टैक्स सभी देंगे तभी गवर्नमेंट चलेगी, तभी जो है सरकार चलेगा, नहीं तो क्या होगा, फिर चलेगा नहीं, फिर सारा सिस्टम रुक जाएगा। ठीक, क्योंकि वो सारा कुछ मैनेज करती है। देखिए आप लोग गाड़ी चलाते हैं, उसके ऊपर भी टैक्स, हर जो भी सामान खरीदते हैं उस पर भी, हर जगह टैक्स, टैक्स ही टैक्स। अब यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ जो टैक्स है, ये कितने प्रकार के टैक्स होते हैं, तो दो आप मेनली तो वैसे देखें तो बहुत सारे टैक्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर दो मेन जो होंगे वो दो होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं, दो। ये देखिए टाइप ऑफ टैक्स की अगर बात करें तो करों को दो भागों में बांटा जाता है। एक है डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, देखिए ये है डायरेक्ट टैक्स, टैक्स, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब प्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष कर। देखिए इस दोनों के नाम से ही है कि ये डायरेक्ट ले लेंगे, ये जबरदस्ती डायरेक्ट ही ले लेंगे, इसमें कुछ करना नहीं, इसमें इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट थ्रू लेंगे, लेंगे लेंगे टैक्स लेंगे गवर्नमेंट। कैसे लेगी, देखिए डायरेक्ट टैक्स की बात अगर हो रही है तो डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स के अलावा गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स आदि टैक्स भी शामिल होते हैं। अगर आप कमाई करते हैं तो इन टैक्सों का भुगतान करना होता है। ठीक है, कंपनियों के लिए कारपोरेट टैक्स इस टैक्स के दायरे में आता है, जिसे व्यक्ति या कंपनी ने कमाई की है उसे डायरेक्ट टैक्स देना ही होता है। देखिए अगर आप जॉब करते हो तो उनके अगर टैक्स स्लैब के अंदर आओगे, जो टैक्स स्लैब उनका मिनिमम होगा, तो उस तब पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, अपने सैलरी पर टैक्स देना पड़ेगा कि आप इससे ज्यादा कमाई कर रहे हो। ठीक है, 1 ईयर में कितना, 1 ईयर में कितना आप कर रहे हो, ये टारगेट है अलग अलग सबका। ठीक है, और कारपोरेट में अगर बात करें, कंपनी जैसे आप ही में, जैसे हम ही चला रहे हैं ये, ठीक है, इस पे अगर बात करें तो अगर आपका 1 ईयर का जो है क्या, 5 लाख के ऊपर शायद है ना, अभी बढ़ गया है कि 5 लाख के ऊपर अगर जा रहा है, ठीक है, अगर 5 लाख के ऊपर जा रहा है 1 ईयर में पर ईयर, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। शायद 10 लाख तक है क्या, 5 से 10 लाख के जो बीच रहेगा, 5 लाख तक तो फ्री है, 5 लाख तक तो फ्री है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक, जैसे 5 लाख के ऊपर आपका जाएगा रेवेन्यू 1 ईयर में, वो ऑटोमेटिक टैक्स में चला जाएगा, तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये क्या है, डायरेक्ट टैक्स में आएगा। ठीक है, ये क्या है, डायरेक्ट टैक्स में आएगा। क्लियर, अभी हम आपको समझाते हैं सारा चीज। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट टैक्स में ये टैक्स शामिल है कौन कौन से, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या है, जो आप सैलरी पाते हो, ठीक है, या आपके पिताजी पाते होंगे, कोई भी पाता होगा, उस पर जो टैक्स देंगे इनकम टैक्स हो जाएगा। कैपिटल गेन्स टैक्स क्या है, कैपिटल गेन्स में क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी आप बिजनेस चला रहा है, उसमें कितना उस पर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, टोटल कितना पैसा लग रहा है, उस पर जो टैक्स देंगे। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, ये वाला थोड़ा समझिए जरा सा, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। ठीक है, ये आप जो है जैसे सिक्योरिटी के तौर पर कुछ भी अगर आप ले रहे हैं सुविधाएं, ठीक है, उस पर भी टैक्स लगाया जाता है। और कारपोरेट टैक्स में जैसे कि ये मैं बता रहा हूं कि आप जो बिजनेस होता है, कोई भी करता है बिजनेस, अब अगर उसका 1 ईयर इतने के ऊपर चला जाता है तो क्या करेगा, टैक्स भरेगा। अगर अभी 5 लाख तक शायद किया गया है तो उस पर टैक्स नहीं लग रहा है 5 लाख तक। गिफ्ट टैक्स की अगर बात करें तो ये गिफ्ट टैक्स वगैरह, जैसे कोई किसी को देखते हैं तो गिफ्ट वगैरह देता है, इस पर भी टैक्स लगता है, वो डायरेक्ट में चला जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे नेक्स्ट। इतने टैक्स होते हैं, कितना भरोगे यार, को नहीं समझ में आता। चलिए आप तो जेई हैं, इंजीनियर हैं, आपको भी भरना पड़ेगा, परेशान मत होइए। चलिए इनडायरेक्ट टैक्स में देखिए जरा, कहेंगे सर ये सब हमें क्यों पढ़ा रहे, देखो पढ़ना इसलिए कि आप इंजीनियर बनोगे और पैसा तो खूब कमाओगे, तो देना पड़ेगा ना टैक्स। देखिए इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर जो होता है, अप्रत्यक्ष कर यानी एक ऐसा टैक्स जो अप्रत्यक्ष रूप से सरकार तक पहुंचती है।
डायरेक्ट आप नहीं देते कभी भी ये टैक्स, ये दूसरे के द्वारा ही पहुंचेगा, लेकिन दोगे आप ही। कौन दोगे? आप ही दोगे। इस तरह के कर टैक्स प्रत्यक्ष कर के बिल्कुल विपरीत होते हैं। राज्य के द्वारा खपत, आयात, निर्यात और उत्पाद इत्यादि पर जो कर लगाया जाता है वह अप्रत्यक्ष कर होता है। अप्रत्यक्ष कर को सीधे अर्जक की आय या संपत्ति पर नहीं लगाया जाता, न ही इनको किसी भी पर्ची पर दिखाया जाता है। ठीक है। और उत्पादों की कीमत को बढ़ाने के लिए अप्रत्यक्ष कर में वृद्धि की जा सकती है। अप्रत्यक्ष कर एक स्थानांतरित कर है, क्योंकि यह बदलता रहता है, जैसा गवर्नमेंट चाहेगा उस हिसाब से लगाएगा। अब कौन कौन से अप्रत्यक्ष कर होते हैं इसकी अगर बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे बिक्री कर, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, प्रोफेशनल टैक्स, ये डिविजनल डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सब, वैट टैक्स, सबको टोल टैक्स। तो भैया इतना टैक्स होता है इनडायरेक्ट में कि परेशान हो गया था गवर्नमेंट। तो ये क्या किया, बोला ऐसा करो यार, सबको खत्म करो, सबको खत्म करो, अब लाओ जीएसटी। क्या करो? लाओ जीएसटी। कौन इतना टैक्स अलग अलग लेगा? लाओ जीएसटी एक कर दिया। अब जीएसटी में क्या हुआ, स्लैब अलग अलग कर दिया और उस स्लैब में अलग अलग प्रोडक्ट को रख दिया, क्योंकि सब पे अलग अलग टैक्स लगता था। तो सारा क्या किया, इसको खत्म करके एक जीएसटी रख दिया। ये जीएसटी हमेशा याद रखना इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ये पूछा भी जा सकता है कहीं पर भी। तो जीएसटी क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है। सारे इनडायरेक्ट टैक्स को क्या किया गया, इसको जो है जीएसटी में कन्वर्ट कर दिया गया। अब ये जो जीएसटी है, जीएसटी का मतलब है क्या, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स जो हमारा प्रोडक्ट वगैरह होता है, एंड सर्विस टैक्स जो हमारे सर्विस वगैरह दिए जाते हैं। जैसे अभी क्या है, अभी मैं आपको दिखा रहे हैं, आप लोग भी जितने लोग एप्लीकेशन पे क्लास कर रहे हैं सभी लोग आप टैक्स देकर ही क्लास कर रहे हो। जो आप कोर्स परचेज किए हो, कोर्स परचेज किए हो, उसमें आपका टैक्स भी इंक्लूड है। क्या इंक्लूड है? टैक्स भी इंक्लूड है। आप इनवॉइस ओपन करिएगा तो जो आप 512 रुपए पे कर रहे हो, ठीक है, उसमें आप देखिएगा जो यह 12 रुपए चार्ज बैंक का लग रहा है ना, ये बैंक का जो चार्ज लग रहा है इस पर टैक्स लगा हुआ है 9%। ठीक है, कितना चार्ज लगा हुआ है? 9% सीजीएसटी लगा है, सेंट्रल गवर्नमेंट लिया, 9% स्टेट जीएसटी लिया है। देखिएगा जरा जाके। ठीक है, हर लोग के रिसिप्ट पे ये टैक्स लगा हुआ है। ठीक है, और जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट पे भी इंक्लूड टैक्स है, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट ले लेता है। ठीक है, क्योंकि जो आपका ये एप्लीकेशन ये अभी रजिस्टर्ड है ना, एप्लीकेशन आईटी से रजिस्टर्ड है, तो इसको भी तो टैक्स जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसलिए जो आपका कोई भी चीज कोर्स जब लॉन्च होता है हर एक कंपनी का, चाहे जो एजुकेशन का, तो उस पर भी टैक्स लगता है। आप बुक खरीदते हो उस पर भी टैक्स लगता है, तो हर जगह भी आपका टैक्स ही टैक्स लगता है। ठीक, अब यहाँ पर आगे देखिए, ये जो जीएसटी है, ये जीएसटी किस कैसे लगता है, कितने प्रकार से इसकी समझते हैं इसको। तो पहले एक्साइज ड्यूटी समझ लीजिए। एक्साइज ड्यूटी, उत्पाद कर, एक्साइज ड्यूटी। देखिए एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, तो एक्साइज ड्यूटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है, और हमें इसे हम एक्साइज टैक्स के नाम से भी जानते हैं, जो वस्तुओं के उत्पाद या मैन्युफैक्चरिंग पर लगाया जाता है। किस पर लगाया जाता है? वस्तुओं के उत्पाद और मैन्युफैक्चरिंग पर लगाया जाता है। एक्साइज ड्यूटी के लिए टैक्सेबल इवेंट यानी कि करारोपण की शर्त, मतलब प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग होता है। ठीक है, और जब माल बेचा जाता है तो मैन्युफैक्चरिंग द्वारा इसे सेल बिल में जोड़कर क्रेता से वसूल लिया जाता है। ठीक है, और सरकार को जमा करवा दिया जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, सारा मैन्युफैक्चरिंग किए, सेल भी किए। सेल कौन खरीदा? कौन? हम खरीदे, और हम खरीदे जब तो हमने क्या किया, इस पर टैक्स दिया। जैसे ये डिजिटल बोर्ड लगा, तो जब डिजिटल बोर्ड आया तो कितने का आया भाई? इतने का आया। ठीक, इस पर हमने कितना टैक्स दिया? 9% दिया। तो जरा 9 का 100 कर दो, कितना हुआ? 18,000 रुपए केवल टैक्स लगा है। ठीक है, कितना टैक्स लगा? 18,000 रुपए हमने इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी भर दिया। ठीक, आप सोच लो, ये है टैक्स। सोचिए इतने में तो क्या हो जाता, आपकी फीस भर जाती। ठीक, उतना टैक्स ही जमा कर दिए। अब ये हुआ टैक्स। अब आगे बात करते हैं जीएसटी। जीएसटी की अगर बात करें तो यहां पर देखिए,
जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स मैंने बता दिया था, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी, ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर भी हिंदी बोलते हैं इसको। गुड्स मतलब वस्तु, गुड्स मतलब वस्तु, सर्विस मतलब सेवा, ठीक। यह केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से लिए जा रहे 15 से अधिक अप्रत्यक्ष कर, जो हमने ऊपर ढेर सारे कर बताए थे, उन्हीं का क्या है, उनको जोड़कर इसको बनाया जाता है, ठीक। मतलब उन्हीं को क्या किया गया, पूरा का पूरा मिक्स करके इसको अलग से बना दिया गया जीएसटी, उनको इसमें सब इंक्लूड कर दिया गया। इनडायरेक्ट टैक्स के एवज में लगाया जा रहा है, उसी के एवज में इसको लगाया जा रहा है। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू किया गया है, ठीक। तो ये याद कर लेना कब से है, 1 जुलाई 2017 है, ये पॉइंट ध्यान में रख लेना, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आता है, टैक्स में जीएसटी आता है, ये भी ध्यान रख लेना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जीएसटी लगने के बाद कई सेवाओं और वस्तुओं पर लगने वाले टैक्स समाप्त हो गए हैं। इस व्यवस्था से वन नेशन वन टैक्स का कॉन्सेप्ट अमल में आएगा, ठीक है। तो वन नेशन वन टैक्स, पूरे राष्ट्र में एक ही टैक्स देना है, सबको अलग अलग नहीं देना है। जीएसटी के तहत 5%, 12%, 18%, 28% के टैक्स स्लैब बनाए गए हैं और सभी प्रोडक्ट को अलग अलग टैक्स के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट ये कभी कभी मीटिंग होती तो बदला भी जाता है कि हाँ भाई ये वाला प्रोडक्ट इसमें रख दो, ये वाला इसमें रख दो, वो वाला उसमें रख दो, इस तरह से। तो याद रखना कितने होते हैं, 4 होते हैं, 5 मत कभी याद रखना, 5 कभी मत याद रखना, 5 नहीं याद, सॉरी 0 नहीं याद रखना है। काफी लोग 0% याद रखते हैं, हाँ सर 0% भी होता है, 0 नहीं होता है, 0 होता ही नहीं है, 4 होता है, 5 होता है, 12 होता है, 18 होता है, 28 होता है। तो 4 हमेशा याद रखोगे, कितना, 5, 12, 18, 28, ठीक है, क्लियर। इतना होता है, 4 स्लैब बने होते हैं जीएसटी में, बस ये ध्यान रखना, इतना ही हम लोग को पढ़ना है, हम लोग इंजीनियर है ना, और दुनियादारी से क्या लेना देना, तो हम लोग बस इतना ही पढ़ते हैं जितना आपके सिलेबस में दिया गया है, तो इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। स्टडी मटेरियल पर मैंने ध्यान नहीं दिया, ये अगर 1 लाख पर देना होगा, देखिए जीएसटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स है, वो 1 रुपए का भी सामान खरीदोगे उस पर भी जीएसटी लगेगा। जीएसटी की लिमिट देखिए, 1 रुपए का आप कोई सामान खरीदते हो तो उस पर भी जीएसटी लगेगा, ऐसा नहीं है। और जो इन डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स जो है मैं बता रहा था, जो बिजनेस वालों के लिए वो 5 लाख रुपया है, ठीक है। चलिए, तो फिर क्लास खत्म होती है, फिर इसी बात पे आपका सीएमएडी द इंड, इसका नोट्स चैप्टर 10 का दे दिया जाएगा आपको, और डीएससीएस का भी आज स्कैन करवा के इसको भी दे देते हैं। ये 2 सब्जेक्ट आपका खत्म हो गया, चैप्टर 10 कंप्लीट, ठीक है। मतलब आपका देखें तो सीएमएडी कंप्लीट हो चुका है, सीएमएडी कंप्लीट, ठीक, वो भी डिजिटल बोर्ड पर, और डीएससीएस भी कंप्लीट, 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपका क्यूएसबी पर जोर देंगे, ठीक है, और रिपेयर और प्लम्बिंग, तो ऐसे क्लास लेकर 2-3 घंटे में खत्म कर दिया जाएगा पूरा, ठीक है, सबको ऐसे जल्दी जल्दी। चलिए, समझ में आया कि नहीं, सभी लोग बताइए फटाफट, समझ में आया। वीडियो को दोबारा देखिए, अभी हम मैराथन यूट्यूब पर चलाएंगे, मैराथन यूट्यूब पर चलेगा, ठीक है, मंडे से, तो फटाफट रिवीजन करवा देंगे। कैसा लगा क्लास, कैसी लगी, बताइए जरा, इस आप लोग, तो हम भी समझे कि हाँ भाई क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब जो ये काम हो रहा है ये आपका ठीक हुआ। देखिए, एक लाइट नहीं लगाया, बहुत ज्यादा लाइट हो जाता है, तो एक लाइट नहीं, टोटल अभी 1 2 3 लाइट जल रहा है। अभी मैं एक वीडियो बनाकर बता दूंगा, ठीक है, आप लोग कैसे कैसे ये पूरा सेटअप हुआ है, क्या क्या चल रहा है, ठीक है। सर वेरी नाइस क्लास, डाटा, हाँ डाटा वो वाला करवा देते हो परेशान, आज मैंने बोला था फोन करके स्पेशली, लग रहा है भूल गया वो मैनेजर जो हमारे हैं ना। हम्म।
चलिए, बहुत बढ़िया। हमको लगता है कि 4 बजे से लेकर हमने पढ़ाया है 4:18 को 5:18। ठीक भैया, ओपनिंग यूट्यूब पर होगी 10-11 बजे, शेड्यूल कर देंगे 12 जुलाई को। तो सभी लोग लाइव आना है। अगर मम्मी पापा से मुलाकात करना है तो 12 जुलाई को आना है, ठीक है। हाँ, 12 जुलाई को आना है। हाँ, बाकी चीजें अभी ऐसे चलती रहेंगी। चलिए, ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं कल। अब दूसरी क्लास नहीं चलेगी, आज दूसरी क्लास नहीं चलेगी, अब इसी में, अब रात को 10 बजे मिलिए यूट्यूब पर। रात को 10 बजे मिलिए यूट्यूब पर। ठीक है, अभी क्वेश्चंस चल रहे हैं, बना लेते हैं, फिर यूट्यूब पर आते हैं। हाँ, यूट्यूब ये बना हुआ, ये तो बस सेंड कर देंगे, ये तो ओके है ना, बस ऐसे सेंड कर देंगे, नोट कर लेना। ठीक है, ये पीडीएफ इसमें भी अपलोड हो जाएगा, एप्लीकेशन में भी अपलोड कर देंगे। इससे क्या होगा कि आप लोग जो है लिख लोगे, सभी लोग इसको अपलोड करवा देते हैं। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं।